बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कंट्रोल संभाल लिया है। अफ़गानिस्तान में काबिल में सदारती महल में मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब इस टाइम मौजूद हैं, जो पूरे तालिबान को लीड कर रहे हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान की अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। नाज़रीन, अगर हम बात करें 1996 में जब तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी, उस वक्त सिर्फ 4 मुल्कों ने अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया था, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया और तुर्कमानिस्तान शामिल थे। देखना अब ये होगा कि अब कितने मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, रूस ने अपना बयान वाज़िया कर दिया है। रूस ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो, हम भरपूर साथ देंगे उसका। चीन ने भी अफ़गानिस्तान को तालिबान की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है और साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की भी चाहता था कि तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, मगर तुर्की कुछ वजूहात की वजह से तालिबान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात ना बना सका, जिसकी वजह से तालिबान ने तुर्की को धमकी भी दी, जिस पर रजब तैयब उर्दगान ने नाराज़गी का इजहार किया और गुज़श्ता रात इमरान खान साहब को फ़ोन कर तालिबान और अफ़गानिस्तान को किस तरह से लेकर चलना है, इसके ऊपर भी बात हुई। नाज़रीन, इन तमाम सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जमील चिश्ती साहब हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इनके साथ साथ खुर्रम कामरान साहब हैं, तज्ज़िया निगार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम साहब, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को यकीन दहानी दिलवाई है कि उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, फिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट रनवे पर भाग रहे हैं जहाज़ के पीछे? कुछ लोग जहाज़ को पकड़ कर लटक तक गए, 3 लोग भी मारे गए। ये कौन लोग हैं जो इतना अफरा तफरी में अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनका तालिबान का आपने अभी इंट्रोडक्शन करवाया कि जो लीड कर रहे हैं वो मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, वो मुल्ला मोहम्मद याकूब, वो मिलिट्री कमांडर हैं इनके बेसिकली। लेकिन के जो इनके लीडर और जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जो इनके लीडर और अमीरुल मोमिनीन हैं, वो मौलवी हबीबुल्लाह अखुंज़ादा हैं, जो उनको कंप्लीट अथॉरिटी है पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड मिलिट्री अफेयर्स पे। वो ब्रेन है इनका, जो तालिबान का है, और वो जो चला रहे हैं उनके 3 आर्मर्स हैं बेसिकली। आपको आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, उनके 3 बेसिकली आर्मर्स हैं। एक पॉलिटिकल डिप्यूटी है मुल्ला अब्दुल गनी बारादर, दूसरे मुल्ला याकूब जो उनके बेटे हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, और एक सिराज हक्कानी है। अच्छा, इनके साथ साथ जो इनको जुडिशियल स्ट्रक्चर वगैरह जो चलाते हैं, वो इनके सीनियर जज हैं मुल्ला अब्दुल हकीम, और लीडरशिप काउंसिल इनकी अलग है। जी जी। जमील चिश्ती साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, मैं भी जी। प्रोड्यूसर साहब, ये जरा आवाज की प्रॉब्लम जरा दूर कर दें, क्या प्रॉब्लम है? अब आ रही है आवाज? जी, आपकी मुझे आ रही है आवाज खुर्रम साहब। अच्छा, इनको मुझे नहीं आ रही। चलें, वो अभी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्व करते हैं, क्या इशू आया है। जी, आप खुर्रम साहब आप बोलिए। तो मैं इनका स्ट्रक्चर बता रहा था बेसिकली। तो इनके जो कमीशन हैं तालिबान कैबिनेट में मिनिस्टर्स की, जो ओवरसीज देखते हैं, उसमें उनके मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और 13 और अलग हैं। पॉलिटिकल जो हेड ऑफिस है इनका, वो दोहा में है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इनको तालिबान को बहुत अंडरमाइन करते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, और ये नहीं, उनके पीछे
बहुत सारी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, पहले भी काम करती रही हैं। और अच्छा, उसमें मेजर जो वो है सिक्योरिटी के साथ ये हमारा आईएसआई बहुत इनको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए और इन्होंने आगे ग्रिप। तो हेलो, कैन यू जी हियर जी मी? जी जी खुरम साहब बोलिए। जी। अच्छा, तो अब मैं ये बता रहा था कि जो इन्होंने आके जो आपने मुझे बताया कि रनवे वगैरह पे जो भाग रहे हैं, ये तो ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सारे होंगे वो अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं थी और उन्होंने कितना कूल एंड काम और पीसफुल टेक ओवर किया है। ये हिस्ट्री है अफगानिस्तान की, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ। खाना जंगी नहीं चाहते थे तालिबान, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और इस दफा बड़ी प्लानिंग के साथ आए और वो गवर्नमेंट टॉपल कर दी उन्होंने। प्रेसिडेंशियल जो पैलेस था उसको कैप्चर किया। दे ऑल आर यूनाइटेड, देयर सो मेनी ग्रुप, बट दे आर एक्टिंग वेरी वाइजली। उनकी एक्चुअली अफगानिस्तान की बहुत रिच हिस्ट्री है, शेरशाह सूरी की, और उससे पहले अगर आप जाएं तो वो उन्होंने बहुत ही फतूहात लिए। इंडिया का एक हिस्सा था ये। जी जी अच्छा, दूसरा ये है कि जो अभी इस वक्त जो करंट क्राइसिस इनको फेस करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि जाहिर है वार फाउट कंट्री है, 1979 से थर्ड जनरेशन है जो अभी इनकी लड़ती आ रही है। इनको वहाँ एजुकेशन का फुकदान है, सर्विसेज का फुकदान है, फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, और स्कूल कॉलेजेस नहीं है। उनको अभी 10 साल 15 साल बिल्डअप में लगेगा। राइट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रीजन के अंदर अभी बड़ी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है, और उन्होंने फ्री मर्सी का ऐलान किया है जो फतह मक्का से काफी मिलती जुलती है। आप देखें इस वक्त, और दूसरा फिर इनकी फतह है। आप देखें जो इनका पॉलिटिकल अमेरिका का जो बाइडेन है, वो अभी इस वक्त बैकफुट पे है। जाहिर है वो उसने गलत टाइम पे गलत डिसीजंस लिए अमेरिका ने, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वट एवर द कोलिशन फोर्सेज आर डूइंग ओवर देयर। अच्छा, अब इस वक्त जो सूरत हाल निकल कर आएगी वो ये आएगी कि इनको सबसे पहले जो चैलेंजेस होंगे वो इनको इकोनॉमिक इश्यूज सबसे सामने आएंगे। उसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से मैसिव एक्सपोर्ट होगी, जाहिर है उनको जरूरत है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में महंगे हुए हैं, चिलगोजे वगैरह, ये वो सारे अब सस्ते हो जाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट इनको मिलेगी उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होंगी, वीट है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट, पार्टिकल बोर्ड, स्टील, मेडिसिन। ये पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा एजुकेशन के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर, और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो वो करने जा रहे हैं उनके अंदर बहुत पाकिस्तान का उनको सपोर्ट मिलेगा। और मैं नहीं समझता कि वो 1 साल से ज्यादा उनको टाइम लगेगा दोबारा रीस्टेब्लिश होने में, और अपना स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया उसको दोबारा से वो खड़ा कर पाएंगे। राइट खुरम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जहांगीर जमील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा, तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद काबुल से निकलने वालों की तादाद में इजाफा क्यों होता जा रहा है? अवाम तालिबान से खौफजदा है या अवाम अमेरिका को वापिस हुकूमत में देखना चाहती है? मैं तो सबसे पहले वापस आऊंगा अपने सवाल के ऊपर कि जो पस मंजर के हवाले से बात करना चाहूंगा कि ये अमेरिका को जो बहुत खौफनाक जो शिकस्त हुई है, मतलब वियतनाम में उनको शिकस्त हुई, सीरिया में हुई, उसके बाद जो 9/11 के बाद इन्होंने जो यहाँ किलिंग की, जिस तरह तालिबान के ऊपर या अखवानियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत की, और उसके बाद जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे वो काबूज हो गए। और उनका क्लेम था, आज के चंद दिन पहले तक अमेरिकन प्रेसिडेंट को ने इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, तो उसने कहा कि हमारे काफ़ी परसेंटेज है आर्मी की जो हमने ट्रेन की है, हमारा अफगान आर्मी वो मुकाबला करेगी, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हो सकता। और 2 दिन पहले जो अशरफ गनी साहब है उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि जनाब कि मैं यहाँ का किंग हूँ, बादशाह हूँ, कोई तालिबान काबुल में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि सब ने अंडर एस्टिमेट किया जो अमेरिका को। इस हवाले से मैं ये कहूँगा
कि उनको वो उन्होंने बाद में खुद भी सबने तस्लीम किया कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी तब्दीली आ जाएगी। तो इसमें जो सोर्सेज वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में बेशुमार ग्रुप जो हैं पहले ही काबुल में मौजूद थे, और उसके बाद क्योंकि अमेरिकन जो फौजी हैं वो एयर अटैक करते रहे, और ये जरा आवाज दुरुस्त नहीं कर सकते प्लीज? जी, आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इको आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। आपकी आवाज जमील साहब बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, मुझे लौट की आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये जो है उसके बाद समझ नहीं आई कि फिर 2 दिन पहले तक वो जो बड़े गेंद लगाने वाला अशरफ गनी, उसको रातों रात जो है वो वहाँ से निकलना पड़ा, और फिर वहाँ से ताजिकिस्तान में भी उनको उतरने की इजाजत नहीं दी। तो उसके बाद वो अमान में है, और क्योंकि वो अशरफ गनी साहब अमेरिकन नेशनल हैं, उन्होंने कोई क्रिश्चियन खातून से शादी कर रखी है, और वो पढ़े भी हैं, वहाँ पढ़ाते भी रहे हैं। तो अमेरिकन नेशनल रहता है, अल्टीमेटली इनमें वहीं जाना है। तो ये जो है दूसरे अपने उनके साथी हैं वो भी गए हैं। अब ये कि आपने ये क्वेश्चन किया था कि काबुल एयरपोर्ट पे क्या हुआ, तालिबान बहुत पुरअमन थे। तालिबान ने बिल्कुल चीसी साहब, जिस तरह तालिबान ने कहा था बिल्कुल उसी तरह उन्होंने करके भी दिखाया है। नहीं, वो पुरअमन थे, और उसके बाद आपने अभी क्वेश्चन किया था एयरपोर्ट के हवाले से। जी। तो तालिबान पुरअमन थे। इससे पहले ही मैं बताता जाऊं कि अशरफ गनी साहब 2 गाड़ियों में डॉलर भर के लेके गए वहां, और एक हेलीकॉप्टर भी साथ लिया उन्होंने, और फिर भी उनके वो जो ना डॉलर पूरे नहीं आ सके, और वो उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो उन्होंने जितना अमेरिका से पैसा लिया, अमेरिका ने इस जंग में $2 ट्रिलियन जो है ना वो झोंका है, और वो उनको नुकसान हुआ है। ये मतलब कि अमेरिका जो है, ये मतलब कि अपने आप को ये तो कहता है कि वो बहुत बड़ी वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे भाई दूसरे जो हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि पॉलिसी जो है पेंटागन की ही चलती है। और ये वो है कि इनका काम ही यही है कि जंग जारी रहे, और ताकि इनकी असले की फैक्ट्रियाँ चलती रहें। इसी तनाजर में इन्होंने इराक में केमिकल वेपन्स का कह के, जिसका बाद में कहा कि नहीं थे, वहाँ अटैक किया, उसको बर्बाद किया। फिर अफगानिस्तान पे इन्होंने किया। अफगानिस्तान में जब ये निकले हैं एकदम, जब गए हैं, और जिस तरह तालिबान एक चंद घंटों में ही काबुल तक पहुंच गए, जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इट्स मीन के तो अमेरिका जो है ना, वो उनको जितनी थी उनके थिंक टैंक, उनको मेरे ख्याल टैंकों के आगे बांध देना चाहिए, और बांध के उड़ा देना चाहिए कि जिन्होंने उनको रिपोर्ट ही सही नहीं दी। दूसरा ये है कि यहाँ जो अफगान तालिबान की आए हैं, उन्होंने जो स्पीचेस की है, जो उनके स्पोक्सपर्सन ने बात की है, और उन्होंने कहा कि ये नए तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं होंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है, और जो दूसरे सारे इश्यूज हुए हैं, उसमें ये कहा गया है तालिबान को कि वो ख़वातीन के साथ जुल्म ना करें, फलां ना करें, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें। मतलब ऐसी बातें की गई जिसके बारे में तालिबान की आदत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वहाँ एजुकेशन की आज़ादी होगी, वहाँ सब कुछ होगा। लेकिन मैं यहाँ चलते चलते बात करूँ कि अमेरिका अपनी शिकस्त के बाद ये इस तरह खामोश नहीं रहेगा, अमेरिका प्रेशर बढ़ाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ सबसे पहले जो है ना, वो रशिया से पहले मेरा ख्याल है चाइना ने तस्लीम किया इसको, एक तरह से ऑफर देके उसको कहा कि हम आपके साथ हैं। तो चाइना वो मुल्क है जो, चाइना वहाँ अगर जाता है तो वो बम लेके नहीं जाएगा, वो वहाँ सड़कें बनाएगा, वहाँ वो उनको सी पैक में शामिल करेगा, वहाँ डेवलपमेंट के काम करेगा। तो क्योंकि जो अब इसका अल्टीमेटली एक और नतीजा है
कि इसका सारे का सारा जो है ना हम पे ही आएगा, प्रेशर आएगा जो अमेरिका की तरफ से आएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। इस तालिबान की फतह से मैं ये बात वाज़ह करता चाहता हूँ कि तालिबान की फतह से जहाँ अमेरिका को सुर्खी का सामना करना पड़ा है, जहाँ उनके एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ना मौजूदा प्रेसिडेंट को से इस्तीफा मांग लिया है कि इसने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है। राइट चिश्ती साहब, तो उन सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो जो अमेरिका के साथ साथ इंडिया को भी हुआ है, राइट, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रखी थी जो कि अब उनको खत्म होती जा रही है। लेकिन मैं यहाँ ये बात अपनी एक आखिरी कह के खत्म करूंगा कि तालिबान की आदत का अब तक की जो हिकमत अमली है बहुत ही अच्छी है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब के हम ऐसे कि पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात जाएंगे, और पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा घर है। अभी थोड़ी देर पहले उनके जो तर्जुमान है तालिबान के, वो ये कह रहे थे कि जनाब के मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं आगे पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलूं। तो ये हमारे लिए खुशाइद बात है कि हम इस तरह का हो जाएगा। राइट चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। खुर्रम साहब, अशरफ गनी को ताजिकिस्तान में जहाज लैंड करने की इजाज़त नहीं मिली, तो अशरफ गनी ग्रुप इस वक्त ओमान में है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, ये वाली एक सूरत हाल जाननी बहुत ज़रूरी है कि उनको क्यों जगह नहीं मिली वहाँ। अगर वो ताजिकिस्तान में उनको जगह दे देते तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल। अफगानिस्तान का मैं बता दूं, इसके जो चारों तरफ है, एक तरफ ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और ईरान है, फिर पाकिस्तान है। ये पूरा एनसर्कल्ड है, ये जो मैंने 4-5 मुल्कों के नाम लिए। अच्छा, ये जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है, ये क्लोजली नेट है क्योंकि एक ही मुल्क हुआ करते थे। इनकी आपस में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, एक दूसरे से ट्रेड भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर वो दे देते तो इनमें उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को भी उसमें एतराज होता। अच्छा, दूसरा ये इनकी जोग्राफिक कंडीशन है, इस वजह से वो उनको ओमान जाना पड़ा। अच्छा, मैं एक और बात, मजे की बात बताऊं आपको कि 9 जुलाई को जो तालिबान ने कंटेस्ट किया 167 प्लेसेस पे अफगानिस्तान में, एक महीने के अंदर वो घट के खाली 41 प्लेसेस रह गए। गवर्नमेंट के पास जो कैप्चर थी, जो अफगान गवर्नमेंट थी, उनके पास 141 सिटीज थे, और जो सिटीज और जो तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, जो अब इस वक्त 15 अगस्त को कम रह के सिर्फ 12 रह गए। 9 जुलाई को तालिबान का कंट्रोल 90 एरियाज में था, जो एज ऑफ टुडे 345 एरियाज में। आप एक महीने के अंदर इनकी प्रोग्रेस देखें। अच्छा, इसी का जो आपका सवाल है वो इसी से मिलता है। जाहिर है वहाँ पूरा एरिया तालिबान के कंट्रोल में है, तो उनके लिए ये अगर ताजिकिस्तान वगैरह उनको पनाह दे देते तो जाहिर है तालिबान ने क्या करना था, वहाँ अटैक करना था, क्योंकि वो तो उनको चाहिए, किसी भी सूरत चाहिए, और उनसे नॉन कोऑपरेट करते, जो वो अभी इस वक्त एट द मोमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये भी बताइएगा, 1996 में जब तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत थी, सिर्फ 4 मुल्कों ने उसे तस्लीम किया था। अब आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, अब कितने मुल्क हैं जो अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे? देखें, अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो कंट्रीज हैं, ये तो अभी भी ओपोज करेंगे। सलामती काउंसिल में भी ओपोज करेंगे, यूनाइटेड नेशंस में भी इनको ओपोज करेंगे। जाहिर है उनके काफी स्टेक्स है यहाँ। इंडिया इसको ओपोज करेगा सबसे ज्यादा। इंडिया की कोई 12 प्लस कॉन्सुलेट के ऑफिसेज थे, प्लस वो पॉलिटिकली पाकिस्तान को वहाँ से कंट्रोल कर रहा था और टेररिज्म को कंट्रोल कर रहा था। बलूचिस्तान में उसका जो आईजी था, ग्रेटर बलूचिस्तान का, वो अब उसको मर्तबा दिखाई दे रहा होगा। तो जाहिर है उनके तो इंटरेस्ट यही होंगे कि यहाँ जो है ना डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट रहे, और ऑफ कोर्स वो तालिबान के रैंक्स में भी फूट पड़वाना चाहेगा इंडिया, पूरी कोशिश होगी उसकी। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तालिबान को पता है अब हमें क्या करना है, उनके पास पूरा टूल है। पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है?
पाकिस्तान तो तस्लीम कर लेगा, पाकिस्तान को सबसे पहला होगा मेरे ख्याल से, मतलब फर्स्ट 3 में होगा या फर्स्ट 5 में होगा। पॉलिटिकली डिले कर जाए तो कर जाए, लेकिन वो नहीं बनता। दूसरा, इन्होंने जो भाई ने साहब ने बात बताई है, इसमें चाइना ने इनको अश्योरिटी दी है। देखिए चाइना ने सबसे पहले क्या किया, वो बहुत प्लानिंग के साथ आया। उसने सबसे पहले वहां से इंडिया को निकाला ईरान से। उन्होंने जो उनकी पोर्ट वगैरह थी और वो थी, वो सारी उन्होंने होल्ड की और उनको फंडिंग की बिलियंस की, और सीपैक के अंडर लेकर आए। और उसके बाद उनका नेक्स्ट जो था वो टारगेट अफगानिस्तान था। जाहिर है उनको, चाइना को ये चाहिए कि पीसफुल एरिया चाहिए यहाँ, तो जब भी वो बिजनेस कर सकते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और जब भी उसका ब्लॉक बनेगा रशिया के साथ मिलके, तो वो तो जाहिर है मूव कर रहा है ना टुवर्ड्स रशिया। तो पाकिस्तान तो उसके पास था सबसे ज्यादा, और पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, उसका एडवांटेज हुआ सबसे पहले। फिर उन्होंने ईरान से अच्छे ताल्लुकात करवाए। अब अफगानिस्तान में पीस लाके जो बाकी 3 कंट्रीज के जो मैंने नाम लिए हैं, उनके जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, उनको ऑलरेडी उन्होंने लुक्रेटिव ऑफर दे के वो गिरफ्त कर लिया। तो अब ये रीजन के अंदर मैं ये समझता हूँ फ्यूचर में इंडिया ऑटोमेटिकली इनके साथ आके बैठेगा, क्योंकि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया विल बी कॉर्नर। जी अच्छा खुर्रम साहब, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में कोई भी मुल्क गया है, और रूस ले लें या फिर अमेरिका ले लें, टैंकों में, जेट तैयारों में वो दाखिल होते थे। अगर चीन की हम बात करें तो चीन जो है वो बलडोजर पर कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरी है उसके ऊपर एंटर होना चाहता है अफगानिस्तान में। नहीं, ऐसा देखें, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना की पॉलिसी बहुत बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, और वो बड़ा फ्रेंडली उनकी पॉलिसी होती है। उन्हें एक तो वॉर तो लड़नी नहीं है, उनको तो इकोनॉमिक वॉर लड़नी है। उन्होंने क्या करना है, डेवलपमेंट करेंगे। और अफगानीज जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। उनको पता है कि उनके फेवर में क्या चीज जाएगी, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। चाइना जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा वहां जाकर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाबी के पास एक एरिया इन्होंने बनाया है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने, वो सॉर्ट ऑफ अ फ्री जोन है, और वो बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है। वहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने वाले हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान वहाँ जो है ना बिजली देगा और ब्ला ब्ला ब्ला। अभी वो बहुत अर्ली स्टेजेस में right. उसका देखें तो इनको पता है कि हमने अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इतना अब जाहिर, अब चांद पे पहुंच गए, अब 5G का दौर है, उसमें अगर ये लड़ते रहेंगे और पत्थरों से ही लड़ते रहेंगे, तो वो ऐसा आगे नहीं बढ़ सकती इनकी कौम। जबकि अब इनको फायदा, वो जो 1980, 90 और 2000 की दिहाई में जो अफगानिस्तान था और आज था, वो बहुत चेंज हो चुका है। 3 जनरेशन जो थी वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं और पढ़ चुकी हैं, उन हाईली क्वालिफाइड हैं। अब वो वापस आएंगे। पाकिस्तान में भी बहुत अफगानीज हैं, आपको पता है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जी जी। और वो सब यहाँ से वापस जाएंगे जब पीसफुल अफगानिस्तान होगा। वहाँ जाके भी बिजनेस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहाल करेंगे, और डॉक्टर्स आएंगे वहाँ इनके जो दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल, वो आएंगे वापस। तो ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट। चिश्ती साहब, तुर्की की अगर हम बात करें तो तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात कुछ खास दिखने को नज़र नहीं आ रहे तुर्की के। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह रूस ने भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है, चीन ने भी कर दिया है, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा, तो क्या तुर्की के जो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, क्या वो दोबारा से अच्छे हो सकेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि में जाना पड़ेगा आपको कि जो अमेरिका जो है वो मुदाखला तो आखिरी वक्त में जारी रखेगा, और वो किसी भी हवाले से करे, जैसे वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर करे, एड के हवाले से, लोन्स के हवाले से, मईशत के हवाले से, जो हमारी माशी सूरत हाल है वही हमें वीक करती है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि जो अफगानियों को खुद होता है कि वहाँ जो है तरक्की, वहाँ वो रिजल्ट जो खंडरात में तवील अफगानिस्तान को बेहतर बनाए, वहाँ स्कूल बने, वहाँ हॉस्पिटल बने, वहाँ रूटीन में लाइफ आए, और ये उनकी जरूरत है। ये तो अब आपका क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी और उसके खद्दो खाल वाज़िया होंगे, तब ये पता चलेगा कि वो किसके लिए काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। एपरेंटली तो ये लगता है कि मतलब कि सारे तकरीबन
जो जैसे मेरे भाई ने कहा कि यूके या अमेरिका या कुछ ऐसे मालिक ये भी ये तो मुखालफत की जाहिर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो ये बाकी लोग तस्लीम करते जाएंगे। अभी आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में 90% एरिया पे कब्जा हुआ था तो उसके बाद सऊदी वफद के जरिए हमें बताया गया कि जी हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई पाकिस्तान को पहले से। इस तरह वो करेगा क्योंकि ईरान भी उसका दुश्मन है अमेरिका का, तो चाइना के साथ भी उसका है, इसलिए अमेरिका दूसरे कुछ मालिक से मिलके तो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता रहेगा। और ये मतलब अगर ये तालिबान जो आज स्लोगन लेके आए हैं इसी में कायम रहे तो कोई वजह नहीं है कि इन्हें कोई भी शिकस्त दे सके, और ये मतलब पूरा वर्ल्ड इनको करेगा। चिश्ती साहब, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने स्टेटमेंट दी है कि तालिबान की हुकूमत को कोई भी तस्लीम ना करे। नहीं, जाहिर है वो तो उन्होंने भी कहा है, मरकज ने भी कहा है, जो ब्रिटेन ने भी कहा है, तो ये हम पे जो हम महकूम जो ममालिक हैं उन्हें अंडर प्रेशर भी करेंगे ये। लेकिन अब सिचुएशन चाइना और रशिया के बाद यहाँ खत्ते की बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, और अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है, हम आहिस्ता आहिस्ता उधर शिफ्ट भी हो रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो अगर जैसे मेरे अभी भाई ने कहा कि ओपनली अगर हम अनाउंस ना भी करें, लेकिन अभी तो हमने कल ही उनको तस्लीम अमलन कर लिया हुआ पाकिस्तान में, बाकी लोग भी इस तरह कर जाएंगे। जब तालिबान का जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी खुरम साहब, आप ये देखें अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी होती है या पीस होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचने वाला है, तो पाकिस्तान तो चाहेगा और तस्लीम करेगा सबसे पहले ना। राइट जी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, दूसरी अमेरिकन और दूसरे प्रेशर्स की वजह से। मतलब कि मैंने तो पहले ये कहा कि पाकिस्तान तो कर चुका है हमलन, लेकिन अनाउंसमेंट में शायद कोई डिले हो जाए। राइट। अच्छा खुरम साहब, तालिबान की तरफ से भारत को भी काफ़ी धमकियां दी गई हैं, भारत की इतनी जान क्यों निकली हुई है इस टाइम? देखें, उनको इस वक्त भारत थोड़ा सा डिस्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ कोरोना, उनकी इकोनॉमी और उनका जीडीपी नेगेटिव में किया है, और उसको धक्का लगा है पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ इमरान खान। तो फॉरेन पॉलिसी उसकी ऐसी रही है कि फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी पाकिस्तान ने सक्सेस जो है वो हासिल की है। जाहिर है उसको जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी और उसका बेनिफिशियरी जैसे मैंने कहा पाकिस्तान होगा, तो जाहिर है उसको तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो तो कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अफगानिस्तान में अनटी अनलेस पाकिस्तान उसको इजाज़त ना दे। और जब तक ये 2024-25 में जब भी इलेक्शन है, जब तक मोदी के दोबारा अगर नहीं चला जाता, जब तक उनको ये वाला पाकिस्तान का तो थ्रेट रहेगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में अब उसका कोई रोल नहीं रहा इंडिया का, तो वो सबसे बड़ी तकलीफ तो उसको ये है। अच्छा, तालिबान की तरफ से कोई खतरा भी है भारत को? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म है, उनको अगर वो कुछ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो इनको पता है कि तालिबान जो है वो ब्रेव मतलब अफगान जो है ब्रेव नेशन है, और वो बहुत इजीली जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, और जाहिर है उनको फिर अफगानिस्तान मार्केट भी चाहिए उनको, तो इसीलिए उनको बहुत बड़ा थ्रेट है जाहिर, और इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की है, उसकी वजह से उसको पता होगा कि जो रोल पहले इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट अदा कर रहा था, अब वो पाकिस्तान कर सकता है उनके अगेंस्ट। राइट। चिश्ती साहब, आप मुझे बताइएगा, जो बाइडेन की नाकाम पॉलिसियों की वजह से क्या आपको लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा हासिल कर सके हैं, कंट्रोल अपना संभाल लिया है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि पेंटागन ये क्योंकि बहुत
20 साल पहले की जंग शुरू है हम्म, और बिल्कुल। इन्होंने हमेशा पूरी दुनिया में कत्लो गारत की है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अपना फरोग करने के लिए इनकी ख्वाहिश होती है कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहेगी तो इनका दिखेगा ना, इनकी जेबें भरेंगी। और इस अफगान वार में तो सब ने जितना कमाया है, और इसमें अमेरिकन आप जो अखबारात हैं, उनका मीडिया है, उसकी सारी खबरें एनालिसिस पढ़ लें लोगों के, और किस तरह कितने ट्रिलियन डॉलर आए हैं और किसने वहाँ खाए हैं। मतलब ये देखे ना कि उनको पता ही नहीं था कि ये एक चंद घंटों में काबुल में आ जाएंगे। हम्म, मतलब कि 2 दिन पहले अशरफ गनी साहब मजहर शाह की तरह फड़क लगा के कह रहे हैं कि जी यहाँ को तालिबान दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन वो और दुमदुमा के उसी भाग भी वक्त उतनी ही जल्दी गए हैं। उसी वक्त भी चले गए, उसके साथ ही चले गए पतली, मैं जो हम कहते हैं पतली गली से निकल गए, हम्म, समझ ही नहीं आने दिया। तो बाकी जो आप एयरपोर्ट की बात आपने की थी कि वहाँ क्यों लोग गए ये वो फलान, वो एक इतला ये है कि तालिबान को पहले ये इतला मिली थी कि जो अमेरिकन जो है ना, वो अपना कॉन्सुलेट वहाँ मुंतकिल करना चाह रहे हैं, हम्म, खाना वहाँ अपने लोगों को वहाँ शिफ्ट कर रहा है। तो इसलिए वो वहाँ कुछ लोग वो एयरपोर्ट की तरफ चले गए थे। पर जबकि दूसरी इतला ये है कि वो जो फ्लाइट गई है जिससे वो अमेरिकन अपना स्टाफ भी छोड़ के चले गए थे जो यहाँ के उनके थे। अगर अमेरिकन ने कहा कि हमारे साथ जो लाए, अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हमारे जो लायल हैं हम उन्हें यहाँ लाके सेटल करेंगे, तो मैं भी वो जो जहाज से बेचारे गिरे हैं वो वही हो, तो वो कह रहे हो कि हम जाके अमेरिका में सेटल हो जाए। अच्छा चिश्ती तो साहब, ऐसा तो नहीं है कि जो बाइडेन ने जो 12,000 खानदानों का की नेशनैलिटी देने का वादा किया था, ये वो लोग किसी ना किसी तरह बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि वही है, मैंने पहले आपसे एक बात ही कहना शुरू की है कि ये वो जो लोग हैं जो जिनको या अमेरिका ने छोड़ा या उनके वफादार थे, अभी वो किसी ना किसी तरीके से निकलेंगे, लेकिन अब इस तरह तो नहीं, जहाजों में तो नहीं जान सकेंगे। अब तो बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, लेकिन तालिबान ने अपनी ये रात को जो मुख्तलिफ जगहों पे रुकावटें लगा के चेकिंग शुरू कर दी है। जगह जगह जैसे आर्मी चेक करती है वो चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं। और तालिबान इस वक्त मैं ये कहूँगा कि हमें तालिबान नहीं कहना चाहिए, अफगान अवाम का, राइट, क्योंकि ये अफगान अवाम की फतह हुई है। अफगानिस्तान जो है ना अफगान अवाम के पास आया है, और आपने लाखों उनके बच्चे औरतें मर्द खत्म कर दिए, आपने उनके सारा सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दिए बमबारी के साथ, इतने इतने जुल्म किए, आपने हुकूमत खाने बनाए, आपने बॉक्सेस में वो जो लोगों को बंद बॉक्सेस में रखा, और कितने टॉर्चर एरिया किस हर मुल्क में 7-7 8-8 टॉर्चर सेल बनाए गए, जहाँ ये जो जिसके नाम के साथ उमर अली या कोई भी अहमद कोई भी आता, उसको वो पकड़ के ले जाते और उसको, या कभी वो किसी वाक्य में मुलवस होता और उसको वो बंद होता है। लाखों लोगों को इस तरह किया, जुल्म किया, तो जाहिर है कि उसके बाद जालिम का इंतजाम तो यही होता है। वैसे भी अभी अमेरिका का जब नजर आ रहा है तो उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह वो गिर रही है। राइट। और खुरम साहब आप मुझे बताइएगा, तालिबान ने अफगानिस्तान का जो नाम रखा था अमारात इस्लामी अफगानिस्तान रखा था। अमेरिका की जब हुकूमत आई हामिद करजई की सूरत में, अशरफ गनी की सूरत में, तो उन्होंने इस नाम को चेंज कर कर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान कर दिया। लेकिन अब फिर तालिबान ने दोबारा अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का नाम रख दिया और वही झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट जो है वो अमेरिका किस तरह से बर्दाश्त करेगा? उसके पास और कोई हल नहीं है। वो तो उसने तो ये एक्सेप्ट करना होगा, या वर्ल्ड ने ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जिनकी गवर्नमेंट है वो अपना, मैंने आपको बताया उनकी काउंसिल है, वो उसके तहत, और वो सारी चीजें अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी उनकी अपनी पॉलिसी है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जी राइट जी।
मैं शुक्रिया अदा नहीं, कर यहाँ मैं आखिरी बात करूंगा जी कि जी आप चिश्ती ईरान साहब जल्दी जरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जी आप देखे ना, शायद ईरान का आखिरी वक्त तक साथ दिया, लेकिन फिर एक ही चंद घंटों के में किस तरह वहां निकल के चले गए, और फिर बाद में भी ईरान को किस तरह तंग किया गया, किस तरह एयर अटैक करने की कोशिश की गई। तो ये इस तरह यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो। राइट। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमानों का, जमीर चिश्ती साहब का, खुरम कामरान साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।